हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक मौजू वो है जिसका शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ख़ावर मानिका ने ये इंटरव्यू क्यों दिया और क्या ऐसे इंटरव्यू किए जाने चाहिए या नहीं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मौजू है जिसको इग्नोर किया जाता है, वो है फ़ुटबॉल की कहानी। पाकिस्तान क्वालिफाइंग मैच हुआ है पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ये फ़ुटबॉल मैच हार गया है 6-1 से। क्या सूरत हाल बनी? कमोबेश 18,000 से ज़ायद का क्राउड था। हम फ़ुटबॉल पर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, नई जनरेशन का खेल है, उसकी क्या स्टेटस है, उसके ऊपर बात करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी जो स्टोरी है 6 जनवरी 2019 को 2018 को बिल्कुल 6 जनवरी 2018 को शाया हुई थी कि बुशरा बीबी का ने खुफिया निकाह कर लिया है इमरान खान साहब के साथ। और फिर आपने उसके एक फॉलो अप पे भी स्टोरी की थी कि वो निकाह जो है वो इद्दत में किया गया है, यानी कि जो मज़हब ने एक ख़ास मुद्दत मुकर्रर की हुई है शादी का टन्योर, शादी जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तो उसको भी वायलेट किया गया है। इस पे एट दैट टाइम आप पे बड़ी तनकीद हुई थी। मुझे याद है कि हमारी बड़ी अच्छी कुलीग हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया था, राबिया ने, और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था। तो हमारी बड़ी इस पर रैंगलिंग होती रही थी। तो एक तो बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी ख़बर टाइम ने बता दिया कि वो ख़बर दुरुस्त है। दूसरा, ये जो दुरुस्त होने की ख़बर आपकी आई है वो ख़ावर मानिका साहब के एक इंटरव्यू में आई है। और ख़ावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है उसके बारे में भी आपने ही उस दिन डिस्कस किया था कि ही इज़ रेडी फॉर इंटरव्यू, और 3 नवंबर को डिस्कस किया था। और अभी 3 नवंबर को ही उसी तारीख को राजा आतिफ जुल्फ़कार ने न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो ख़ावर मानिका है वो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। बल्कि शायद वो तो इस हद तक भी गए थे कि शायद उन्होंने कोई इंटरव्यू दे भी दिया है। ये अहम बात यह कि ग़ालिबन उस वक्त ख़ावर मानिका गिरफ़्तार थे, अभी वो रिहा नहीं हुए थे। तो इस बात का आगाज़ कर, पहले तो ये बताएं ना कि जब ये ख़ावर मानिका का इंटरव्यू आपने सुना तो आप एक सेंस ऑफ रिलीफ आया कि नहीं आया? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा रिलीफ इसमें कोई नहीं था। बेसिकली तो मैं तो कई दफ़ा सुरखरू हुआ हूँ कि इस मामले में, कि जब स्टोरी की तो 24 घंटे तो इमरान खान जो है उन्होंने कोई इस पर मौक़िफ़ ही नहीं दिया। उस दौरान जो उनकी एक ट्रोल ब्रिगेड है वो एक सोशल मीडिया पे मुसलसल फायरिंग कर रही थी। बाय द वे मुझे कोई 2-3 जनवरी को पता चल गया था, लेकिन यह है कि इसमें ना रिस्क बड़ा इन्वॉल्व था कि इसको वेरीफाई करना कि किसी स्टेज पर गलत हो जाए और वो ख़बर भी पीटीआई के बारे में हो। होता ये है कि आपकी ख़बर अगर 98% दुरुस्त है तो उसमें 2% भी झोल रह जाए ना, तो वो उसको इतना उठाएंगे, वो कहेंगे जी कि ये तो खबर इसने ठीक दी नहीं है। वो कहता है ये सब कुछ झूठ है। हाँ, वो डीएचए नहीं था, वो मॉडल टाउन था, जिसको जगह का नहीं पता ये बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे ठीक होगी। तो उससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा उसमें एक बड़ा रिस्क भी था और लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो खैर मेरे उस टाइम 3-4 दिन लगे और उसमें मैंने ख़ावर मानिका साहब से भी बात की थी, उस टाइम भी बात की थी। उन्होंने तस्दीक किया कि आपने बात, और मैं बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैंने कहा कि मैं ये कह दूं कि शादी हुई है, ख़ावर मानिका कहे कि मैं तो तलाक ही नहीं दी थी, तुसी आंदे शादी होगी। ठीक है, ये लिहाजा वो एक उस सारे अमल में एक स्टार विटनेस है कि उनका जो उसमें जो एक स्टेक होल्डर थे, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर थे उसमें ख़ावर मानिका साहब भी थे। बाद में आपको याद होगा कि जब ये ख़बर आ गई तो बाद में उनका बेटा वो भी मेरे साथ वैसे हाथ हुआ, जियो ने हाथ किया कि मुझे नहीं आइडिया था। मुझे जियो वालों ने पूछा कि उनके बेटे ने ना, वो कहते हैं मैंने इंटरव्यू देना है, कुछ सवाल दें। मैंने सवाल दिए, वो बाद में मुझे इन्होंने प्रोग्राम में बुलाया तो उधर वो भी उधर मौजूद था ना, मूसा जी। अच्छा, वैसे मैं उमर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो प्रोग्राम बड़े गौर से देखा था जब आप वो इंटरव्यू दे रहे थे। ग़ालिबन लाइव था ये। हाँ, लाइव था जी हाँ। और राबिया आनम ही थी मेरे ख्याल में उसमें, लेकिन प्रोग्राम था। तो जब वो मूसा इंटरव्यू के लिए आया आपके सामने और आप बैठे हुए थे, और ज़ाहिर है हमारा एक आपस में एक ताल्लुक़ भी है पुराना,
तो मैं थोड़ा सा एक होता है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक हो तो वो किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आए तो आप भी फील करते हैं। तो मैंने फील किया कि यार ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, खुदा इज़्ज़त रखे। ठीक है, ज़ाहिर आप दुआ यही करते हैं। तो मैं उस वक्त दुआगू था कि खुदा इज़्ज़त रखे। लेकिन उस इंटरव्यू में कि जो ख़ावर मानिका साहब के जो बेटे हैं वो आपके ऊपर बड़े पर्सनल अटैक कर रहे थे। अच्छा, उसमें जो आपने जिस तरीके से उसको डील किया ना, मुझे अच्छी तरह याद है आपके अल्फाज थे कि मुझे पता है कि इस वक्त आप की जो कैफियत है मैं समझ सकता हूँ। ज़ाहिर आपकी वालदा के बारे में एक गुफ्तगू है और आप जिस तरह का जज्बाती हो रहे हैं, तो आपने बड़ी उसको ना एक बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं कि ऑनरेबल अंदाज से डील किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जितनी भी टीवी अपीयरेंसेस हैं उनमें बेस्ट अपीयरेंस मैं आपको कहूँगा कि वो वाली है, वो जो लेकिन वाली है। क्योंकि आपकी अच्छी टीवी अपीयरेंस कौन सी वाली होती है? वो नहीं होती है टीवी अपीयरेंस जिसमें हम बातें करते हैं और चले जाते हैं। वो वाली होती है कि जिस वक्त आपके ऊपर टफ सिचुएशन आए फिर आप उससे किस तरह से डील करें, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा। तो दैट वाज, हाँ, तो वो खैर यानी उसके बाद ये पैमरा में भी चले गए थे, चूँकि जियो पे भी चली मेरी स्टोरी जो है वो तो न्यूज़ में थी जो इनिशियली आई। तो पैमरा का जो जुरिस्डिक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो जब जियो पर चली तो ये पैमरा में भी चले गए। और उसके बाद मैं भी परेशान था कि अब पैमरा वाले सोच रहे हैं या मैं एविडेंस क्या, कोई इतनी देर में तो निकाह की कापी भी नहीं आती, और इस तरह के मामलात में तो निकाह इन्होंने किसी जगह पे वो कापी जमा कराते तो तब था। तो लेकिन खान साहब ने मेरे लिए ये आसानी पैदा की कि उन्होंने कहा कि चलो हम खुद ही एक तस्वीर रिलीज़ करते हैं। बेसिकली उस टाइम उन्होंने भी कैलकुलेशन वो इद्दत वाली की हुई थी। वो इद्दत का जो दौरानिया है वो कोई 14 नवंबर को पूरा हो रहा था और उन्होंने 14 फरवरी को, तो इन्होंने 16 फरवरी को तस्वीर जारी की। मुझे बाद में किसी ने बताया इनका ये ख्याल था कि मेरे पास तस्वीर है। तो अब उस टाइम जब ये तस्वीर आई ना तो मुझे टीवी वालों ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि वो तो कह रहे हैं कि अभी हुई है, तो आप तो कह रहे थे पहले। मैंने कहा अब ये देख लें कि मैंने अपनी स्टोरी में जिन गवाहान का जिक्र किया है वो गवाहान अभी भी इस तस्वीर में मौजूद है। वो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कि वो बेसिकली वो तस्वीर ही उस टाइम की थी, 1 जनवरी की थी शायद, यानी कि खैर इन्होंने रिहर्सल भी की थी। मैं इसके बारे में आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि हो सकता है 16 फरवरी की हो। लेकिन उन्होंने जो एक बात उनको अपने जो गवाहान हैं उनको क्लियर की, बावर कराई, वो ये था कि आप सब ने वही कपड़े पहन के आने हैं जो आपने 1 जनवरी को पहने हुए थे, ताकि ये ना हो कि कोई एक और तस्वीर रिलीज़ हो जाए। तो एनीवे ये एक बड़ी ओवरऑल एक पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी थी। बाकी जो हैं लोग ये एतराज़ उस टाइम भी कर रहे थे कि ये एक कि क्या किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई इस तरह की रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। और मैं इस मामले में वैसे कभी अपोलोजेटिक नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोग उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, आप तो एक राय दे रहे हैं। हाँ, मैं इसको क्वांटिफाई करता हूँ। ठीक है। आप देखें जो सबसे बड़ी इस गुज़िश्ता सदी की जो फिगर है वो लेडी डियाना है। लेडी डियाना का एक इंटरव्यू हुआ, तारीख़ी इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी ज़ात के जो निहां गोशे हैं, जो छुपे हुए हिस्से हैं, वो भी उन्होंने बयान किए ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। वो इंटरव्यू चला, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। उससे भी बढ़कर आप ये देखिए, बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की, ज़ाती उनकी ज़िंदगी है ना, ठीक है, लेकिन वो बात चली। अच्छा, और अब आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, डेविड पेट्रियास, डेविड पेट्रियास CIA का चीफ था, जी, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। ठीक बात। इशू क्या था कि एक रिसर्चर थी कि जब ये अफ़गानिस्तान में ये अफ़गानिस्तान को डील कर रहे थे तो वो अफ़गानिस्तान की रिसर्च कर रही थी, उसके साथ उसके रिलेशनशिप कायम हो गए। अब ये था कि ये खदशा है कि इसने कोई उसका कोई लैपटॉप भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने हर साबित भी करने की कोशिश की थी कि ये जो ज़ाती ज़िंदगी है वो आपकी जो सरकारी ज़िंदगी है, जो पब्लिक लाइफ है, उस पर वो किस तरह जाकर असरअंदाज हो रही है कि भाई वो चीज़ें जो कि आपके पास एक प्रिविलेज सीक्रेट था वो आपने उस खातून तक ट्रांसफ़र किए। अच्छा, एक और भी एग्जांपल, ये बोरिस जॉनसन थे ना, जिनकी अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ लड़ाइयाँ होती थी, वो रिपोर्ट होती थी।
हुई ना, वो है, वो गर्लफ्रेंड उनकी पार्टनर भी थी जी, पार्टनर भी थी। यानी कि वो अभी उन्होंने बाद में जाके शादी की है, लेकिन वो जब प्राइम मिनिस्टर, वो चीज़ें जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये चीज़ें रिपोर्ट होती अच्छा थी। मैं अब मीडिया की तरफ में आता हूँ। मीडिया में जो अमेज़ॉन का ऑनर है वही वाशिंगटन पोस्ट का ऑनर है। बात। और जब इसकी तलाक हुई है जेफ बेजो, तो इसकी जब तलाक हुई है तो उसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट में भी छपती रही है। ठीक। और इसी तरह जो न्यूयॉर्क टाइम का ऑनर है, जब उसकी डाइवोर्स हुई है तो वो उधर भी छपती रही है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम वो चीज़ छपती रही है। अब ये है ना कि ये जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो इनकी ज़ात जो प्राइवेट लाइफ में ऐसे कोई बातें होती हैं ना जिससे इनका इमेज बूस्ट करे, वो चीज़ें ये खुद रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जिधर से इन्हें कोई ये लगता है ना कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जब वो चीज़ रिपोर्ट भी होगी ना तो उस पर जो है शोर करेंगे जी ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। और हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट जो उस टाइम मेरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और ये कह रहे थे पता नहीं सच है या नहीं, वो जब सच्ची साबित होगी तब भी उन्होंने कोई बात नहीं की। अभी भी जो है इनके वो इखलाकियात पे दर्स दे रहे थे। अभी जो शाहजेब ने भी इंटरव्यू किया है तो उस लिहाज से भी वो इखलाकियात पे दर्स देते पाए गए। एनीवे, तो अब ये है कि वैसे ओवरऑल मैं जो इंटरव्यू मैंने सुना है मुझे बहुत दुख भी हुआ है। ठीक है, यानी कि आप दुखी बात है कि आप देखें ना, एक पूरी फैमिली स्ट्रक्चर, एक फैमिली है वो तबाह हो गई। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात पता है क्या लगी है कि जो खावर मानिका साहब ने जो अपनी सबसे छोटी बेटी जो 14 साल की बच्ची है कलसूम, उस बच्ची का जिक्र किया है और वो बताया कि किस तरह वो बच्ची रोती है और उसने अपनी वालदा से बात नहीं की। आप देखें पूरी एक फैमिली तबाह हो गई। और अच्छा एजाज, ये है तो ज़ाती मामला उनका, यानी कि ज़ाती मामला इस सेंस में कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डिसीजन करने के मामले में आज़ाद है कि बुशरा जो हैं वो भी आज़ाद हैं कि वो किसी एक से डाइवोर्स लेके दूसरे के साथ शादी कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ने इसमें एक खुद गर्जी भी बड़ी नज़र आती है कि जिसमें होता ही है ना कि बाज़ का आपके कोई इस तरह के मामलात हो भी जाएं तो जिन लोगों को आप पीछे छोड़ के आना है ना आप, वो भी आपके एक पाँव में जंजीर बन जाते हैं कि यार इन लोगों का क्या कसूर है, मेरी वजह से इन लोगों की ज़िंदगी तबाह होगी। अच्छा मैं उमर एक बात आपको बताऊं, ये जो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये गुफ्तगू करने से पहले मैंने बुशरा बीबी साहिबा से रब्ता किया। उनके वकील हैं नई पंजूता, वो बड़े अच्छे वकील हैं, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ कि वो बड़ा एक तो लीगली बड़ा लड़ रहे हैं और एक वो पार्टी के साथ भी कमिटेड हैं और वो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में उनके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं और पब्लिकली भी वो डिफेंड करते हैं। एक शेर अफजल मरवत हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैंने नई पंजूता साहब को मैंने बाकायदा मैसेज किया, मैंने कहा जी इस तरह हमने डिस्कशन करनी है इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर, तो बुशरा बीबी अगर हमसे रब्ता कर लें या हमें उनका नंबर दे दें या उन्हें कन्वे कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं उनसे रब्ता करने का, तो हमें अच्छा लगेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो आए। वो शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, हम उनका बतौर औरत बहुत एहतराम करते हैं। और मैं अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब भी बुशरा साहिबा चाहें या हमारी गुफ्तगू में कोई भी शख्स, खबर मानिका साहब या एनी बडी एल्स, वो दिस फोरम इज़ ओपन फॉर देम, वी आर रेडी। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ऑब्जेक्टिवली एक इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या पंजोता साहब ने क्या तो उन्होंने मुझे कोई उसका रिस्पांस नहीं दिया, वसलाम उन्होंने किया लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा उनसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा मैं गेट बैक करूँगा, नहीं किया उन्होंने। लेकिन अच्छा, अब मैं आपको ये बहुत सारे लोग ना शाहजेब के इंटरव्यू के ऊपर एक पूरी आपको पता है ट्रोल ब्रिगेड है जो कि कर रही है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी ट्वीट किया है क्योंकि हमने शायद वो जो उस्मान डार वाला इंटरव्यू उसको हमने तनकीद किया था और सदाकत अब्बासी के वाले से भी हमने मेरे ख्याल में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, लेकिन हमने वो प्रोग्राम नहीं जाने दिया था, कुछ समथिंग लाइक दैट। हाँ, हमने तो जाने दिया था, बस वो नहीं जा सका, नहीं वो नहीं पब्लिक नहीं हुआ ना, ठीक है। तो लेकिन हमारे उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। अब मामला ये हुआ है कि जो मेरे पास मालूमात हैं, 24 अक्टूबर 2018 को खावर मानिका साहब ने खुद पहली दफ़ा जियो से रब्ता किया 18 से, और उस वक्त से लेकर अभी तक वो जियो
टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शाहजेब खानज़ादा के शो से राब्ते में है रूटीन में। अब मामला ये है कि जियो वाले क्या करते हैं, और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ये लीगली जो है अगर कोई बैरून मुल्क केस भी हो तो ये बुनियादी वजह है कि ये उसमें सुरखरू होते हैं कि ये किसी भी शख्स का मौक़िफ़ और वो लेते हैं, ठीक है। अब ये इस पर्टिकुलर जो इंटरव्यू के बारे में जो मुझे बात पता चली है कि वो ये है कि इन्होंने प्रोग्राम करना था एक जिसमें 190 मिलियन पाउंड का जिक्र था, जिसमें खावर मानिका साहब, बुशरा बीबी, फ़रत शहज़ादी, एहसन गुजर जो है उन सब का था। तो इन्होंने तमाम लोगों को मैसेजेस किए, फ़रत साहिबा को भी किया, बाकी तमाम लोगों को भी किया। तो जो खावर मानिका है ये इनसे पहले से राब्ते में है, इनका एक पहले से है, और खावर मानिका ने इन्हें जो शाहजेब वो बेसिकली जब ये स्टोरी आई ना मेरी शादी वाली नहीं, इमरान खान की शादी वाली मेरी स्टोरी, तो उसके बाद जाहिद गशकोरी वो उस टाइम शाहजेब की टीम में थे, तो जाहिद गशकोरी इनके साथ मुसलसल राब्ते में थे, और वो एक ना स्कूप की तलाश में थे कि कोई किसी दिन जाहिद जो है ना जो खावर मानिका साहब हैं वो किसी दिन बोलेंगे, लेकिन वो जब बोलने पर आए तो उस टाइम जाहिद गशकोरी साहब किसी और जगह पर थे। हाँ ऐसे ही नहीं, और वैसे भी उन्होंने बोलना था तो वो तो अपना पूरा मौक़िफ़ देते ना, तो खैर उन्होंने दिया जो भी है। तो इशू ये है कि वो जाहिद गशकोरी के साथ ही रब्ता, जाहिद तो अपनी टीम के बिहाफ पे उनसे रब्ता कर रहा था ना खावर मानिका से, शाहजेब की टीम का ऐसा था ना वो। अब शाहजेब के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी इनसे रब्ता किया था, और वो भी राब्ते में, और उनके पास एविडेंस है इस बात के। और जो खावर मानिका हैं वो वक्तन फ़वक्तन इन्हें बड़े लंबी गुफ्तगू करते हैं, इन्हें मालूमात शेयर करते रहे। तो अब उन्होंने रब्ता किया, और खावर मानिका साहब जो हैं वो आपको पता है 5-7 दिन पहले वो रिलीज़ हुए हैं, गालिबन ज़मानत हुई है उनकी। तो अब वो उन्होंने कहा जी मैं तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, एंड दिस इज़ हाउ। तो वो इंटरव्यू तय हुआ, और फिर अहम बात यह है कि ये DSNG गई है उनके घर पे। एक ये नहीं है कि किसी बंदे को गिरफ़्तार किया हुआ था और वो, अच्छा अब अगली बात ये है कि क्या खावर मानिका दबाव में थे। अगला सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्या वो दबाव में थे। तो मेरा ये ख्याल है कि वो दबाव में थे, लेकिन क्या वो शाहजेब की वजह से दबाव में थे? मेरा नहीं ख्याल कि वो शाहजेब की वजह से दबाव में थे। देखें ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि खावर मानिका जो हैं वो उन्होंने अपनी जो साबका एहलिया उसके दौर में बड़े पावरफुल आदमी थे, अभी तो वो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं ना। और ये शाहजेब ने भी ये सवाल उठाया है कि पहले जब उनकी गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो आप उनकी पावर इस्तेमाल करते रहे, अब उनके ऊपर बुरा वक्त आ गया है, वो गिरफ़्तार हो गए हैं, तो अब ये गुफ्तगू करके या ये इंटरव्यू दे के अपना फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। खुदा बेहतर जानता है वो क्या उनके दिल में है, हम जज नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक इन्वायरमेंट है ना ऐसा कि उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, वो गए नहीं, फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उनका जो केस है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ सवाल उठाए जा सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं उठाए। अच्छा एजाज़ ये है कि मुझे जब पता चला, जब हमने जिस तरह आपने जिक्र किया वीला के हवाले से कि हमने उसमें जिक्र किया था, तो मेरी कुछ अर्सा पहले सलीम साफ़ी साहब से बात हुई, ठीक, जिस दिन हमने वीला किया उससे कुछ दिन पहले, ठीक। वो मेरे से उन्होंने क्यों बात की, उन्होंने कहा कि वो जो बातें आपने की हुई थी ना वो कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि उनकी खावर मानिका से बात हुई थी यानी मुझे नहीं आइडिया, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चूंकि ये केस आपका बनता है, हाँ तो आप ही करें आप करें कि चूंकि आप इस पे पहले रिपोर्ट करते रहे। मैंने कहा कि नहीं, मैंने खैर यानी कि हमने उस दिन भी जिक्र किया था, नहीं मैंने उस दिन भी कहा था कि आप भी इंटरव्यू कर लें तो कोई, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं इस चीज़ से हट के कि ये जो डिबेट है कि किसका इंटरव्यू करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जिसको बंदा मिल जाता है वो इंटरव्यू कर लेता है, और जिसको नहीं मिलता ना उसके बारे में वो ज़्यादा एक इस पोजीशन में होते हैं कि बता रहे होते हैं कि किसका करना चाहिए था, कौन सी खबर छपनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। 2-3 चीज़ें जिस पे आपको एहतियात करनी चाहिए वो ये है कि आप चीज़ें जितना एक पब्लिक में बयान कर सकते हैं आप बता दें जी कि हमारा ये ख्याल है कि ये बंदा शायद किसी दबाव में दे रहा है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि मैं नहीं दे रहा। अब ये है ये चीज़ें आप वाजे कर दें। अब मैं 2 एग्जाम्पल, एक मिनट ज़रा। दूसरा ये है कि अगर आपको एतराज़ है कि आपने इंटरव्यू दिया है, शेर शीद का जब इंटरव्यू हुआ था, मैं उसी पे आ रहा था, शेर शीद का इंटरव्यू अगले दिन डान में भी छपा हुआ था,
अगर आप लोगों को वाकई इतराज है तो आप सारे लोग बाइकाट करें, आप क्यों चलाते हैं? इसका मतलब है कि अगर कोई आपका एंकर भी इंटरव्यू नहीं करेगा तो फिर वो बंदा कहीं आगे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। पहले भी तो उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की है ना, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बाज़ का ये भी होता था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो प्रेस क्लब को उतने वाला जितना हिस्सा बनता था जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चार्जेस लेते हैं वो पे कर रहे होते थे, एक चीज़। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ किया जी प्रेस क्लब भी बाइकाट कर देता है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करानी। तो कोई बंदा अगर किसी ने करना ही है, कोई इस पर वो तुल गया है, यानी कि या उसको किसी ने करवाना है, तो वो कहेगा जी कि आप अपने घर से एक वीडियो रिकॉर्ड करा के ना तो ये सोशल मीडिया पे चढ़ा दो। अच्छा, उसको हम सारे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये जो एक सवाल है ना जी कि ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था जी फलाना, आप इंटरव्यू के मामले में जितना तैयार हो सकते हैं वो आप ज़रूर हों, लेकिन इस तरह से रिफ्यूज़ ना करें, वो किसी ना किसी शक्ल में आ ही जाना है। लिहाजा मैं जो पहले उस पर भी मुनीब पर भी कोई तनकीद हुई या आदिल शाह पर भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतनी को बड़ी क्वालिफाइड किस्म की क्रिटिसिज्म। अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ ये काम तनकीद का शुरू कहाँ हुआ। ये तनकीद का काम तो शुरू हुआ ना कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे क्योंकि वो उस्मान डार अपने घर पे भी गालबन नहीं गए हुए थे एट दैट टाइम जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। He appeared in that particular show। एजाज, ये अब जो है ना ये एंकर की ड्यूटी तो नहीं है ना कि उसको अपने घर का पहले चेक करे कि उमर मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये सारी दुनिया को पता है कि इस तरह के इंटरव्यू कहाँ से हो रहे हैं, सारी दुनिया को पता है ना। मैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से हो रहा है, किसने, फिर बंदे का भी अपना एक एवरीवन। जो इंटरव्यू करने वाले का कमाल क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जो मुनीब ने इंटरव्यू किया ना उसने कमाल कर दिया। मुनीब ने इंटरव्यू में इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो बंदा है सामने बैठा हुआ ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। शाहजेब ने जो इंटरव्यू किया उसने इस्टेब्लिश कर दिया कि उसने फौज और इस्टेब्लिशमेंट और सारे सवालात भी पूछे, उस बंदे के तजादात को सामने लेकर आया। ये नहीं है कि हमारा कुलीग है। मैं आपको पता है कि हम शाहजेब बहुत एज अ इंटरव्यूअर तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे एंकर्स हैं उनमें फोर्टे है ना जिस बंदे का काउंटर क्वेश्चनिंग का, वो शाहजेब है। उसकी वजह यह है कि आपको पहले तैयार होना पड़ता है, आपको एज अ डेवल एडवोकेट सोचना पड़ता है कि मैं ये बात करूंगा तो हो सकता है वो ये करे, तो लिहाजा इसका काउंटर क्वेश्चन मेरे पास। और शाहजेब को पूरा क्रेडिट जाता है और एट द सेम टाइम शाहजेब की टीम को भी पूरा क्रेडिट जाता है कि वो भी पूरी रिसर्च करते हैं, कोई एक बंदा तो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आई होप कि इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। तो ठीक है, यानी कि अभी तो इनकी बात हो रही है ना कि जो लोग कोई एंकर्स और एजेंसियों के दरमियान फुटबॉल बने हुए हैं तो आप फुटबॉल पर भी आ जाए। फुटबॉल पे मैं उमर आपको बात बताऊं कि फुटबॉल सबसे सस्ता खेल है, सबसे सस्ता ना। एक फुटबॉल लेते हैं तो कितने नौजवान खेलते हैं। और हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है ना, जो हमारे इससे आगे की जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो फुटबॉल के हवाले से उनका क्रेज़ है। यानी हम तो क्रिकेट करते रहते हैं ना, अब नई जनरेशन की अलग थिंकिंग है। आप देखें कि आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में फ़ुटबॉल का इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है उसका क्वालिफाइंग मैच था ताजिकिस्तान का और पाकिस्तान का। फुटबॉल का इस मैच में 18,600 के करीब जो लोग हैं वो आए हुए थे, और बहुत सारे लोग थे जो बाहर थे जिनको टिकट नहीं मिल सका, और ये खुद लोग होके आए हैं। और आपको पता है जब क्रिकेट मैच होता है तो उसकी कितनी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके बावजूद मतलब लोग आते हैं। लेकिन ये जो फुटबॉल है इसमें तो कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की गई, आम लोगों को पता नहीं। लेकिन जिसको ऑनलाइन पता है कि पाकिस्तान का, वो सारे लोग आए, उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया। टीम नहीं जीत सकी। मैं ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान आउट हो गया है क्वालिफाइंग से, तो मुझे अभी पता चला कि 3-4 मैच अभी हमारे हैं, तो अभी हमारा चांस है। लेकिन एट द सेम टाइम फीफा ने, जो इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की फेडरेशन है, उसने पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और कहा है कि 15 मार्च तक अपने इंतखाबात करवाएं फ़ुटबॉल फेडरेशन के और लोगों को लेके आएँ। अभी ये जो फुटबॉल टीम खेली है ये ज़्यादा, इसमें तकरीबन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर से हमने, वो डुअल नेशनैलिटी है उनकी, वो दूसरे मुल्कों में खेलते थे, उनको हमने बुलाया है। लोकल यहाँ के बच्चों को हमने इनकरेज नहीं किया। हमारी टीम भी इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड टीम है वो पाकिस्तानी है लेकिन इम्पोर्टेड है। अब एक लड़का है सद्दाम, उस लड़के का नाम है, बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है पाकिस्तान का, वो बाहर ओमान में गालबन चला गया है, वो वहाँ पर लीग कर रहा है क्योंकि उसने
पब्लिकली ये बात कही थी कि ये इलेक्शन करवाएं और तमाम लोगों को हमारी फुटबॉल फेडरेशन की सियासत भी बहुत गंदी बहुत गंदी है। अच्छा, एक और अब्दुल्ला लड़का है इस्लामाबाद का, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, उसको नहीं आपने खेलने दिया। तो ये बहुत गंदी सियासत है, इसको ख़त्म करें, फुटबॉल को प्रमोट करें। और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो फुटबॉल देखना चाहती है, फुटबॉल खेलना चाहती है। तो और उसका जो ब्लू लिटमस टेस्ट वो आप देख लें कि कितने ज़्यादा लोग थे जो ये थे। तो आई होप कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी और आने वाली गवर्नमेंट भी, वो भी इसके ऊपर तवज्जो देगी। और हमारी तमाम सियासी जमातें, जो भी सियासी जमातें हैं, उनको चाहिए कि ठीक है क्रिकेट के ऊपर भी आप तवज्जो दें, लेकिन फुटबॉल को इनकरेज करें। हमारे बहुत बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं फुटबॉल। तो मेरे ख्याल में इट्स काफ़ी है। तो नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है, अपना जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दें। और उससे पहले talkshock777@gmail.com अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो इस पर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।